हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे P53 जीन किस तरीके से कैंसर से रिलेटेड है, P53 का एक्टिवेशन कैसे होता है और P53 जब एक्सप्रेशन होता है P53 जीन का सेल में तो क्या होता है। इन 3 सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि P53 होता क्या है। P53 क्या है? ये जीन है, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाती हैं। और ये जो प्रोटीन होती हैं, पहले तो ये क्या है? जीन है P53, ये प्रोटीन बनाती हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये फिर फर्दर और भी हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और भी जीन्स का और भी प्रोटीन बनाती हैं जो कि फाइनली क्या करती हैं, सेल को क्या करती हैं, बचाती हैं कि वो कैंसर का रूप न लें, ठीक है। यानी कि अगर इस P53 जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो चांसेस किसके बढ़ जाएंगे? कैंसर होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि एक तरह से P53 जो जीन है वो कैंसर का दुश्मन है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने जितने भी तरह के कैंसर सुना होगा, ठीक है, उसमें 50% जो केसेस होते हैं कैंसर के वो किसकी वजह से होते हैं? जब P53 जीन में म्यूटेशन हो जाता है तब, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि P53 जो प्रोटीन होती है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी सी बन भी गई तो वो क्या होती है? डिग्रेड हो जाती है। P53 इज़ नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन P53 कब? जब स्पेशल कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कि P53 का कॉन्सेंट्रेशन, P53 प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब वो कौन कौन से कंडीशन है जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है? सबसे पहला है DNA डैमेज। यानी कि जब DNA डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में P53 आपको प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि DNA का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। जब DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है और उसी टाइम कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया तो अब क्या होगा कि सेल की एक साइकिल होती है, G1 होता है, S होता है, G2 होता है और क्या होता है? M होता है, ठीक है। अब ये जो सेल साइकिल है तो सेल को क्या होना होता है? एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाना होता है, फिर तीसरे साइकिल में जाना होता है और फर्दर क्या होती हैं, एक सेल 2 में, फिर 2 4 में, इस तरह करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है। लेकिन जब मान लीजिए एस फेज़ में जब DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है उसी समय पता चला कि कुछ डैमेज हो गया है DNA का कोई सेगमेंट, तो वहाँ पे P53 क्या करती है? सेल को अरेस्ट कर लेती है, वो S से G2 फेज़ में नहीं जाने देगी, ठीक है, या G1 से S में नहीं आने देगी। तो जब भी DNA का डैमेज हो जाता है रेप्लिकेशन के टाइम में तो वो नेक्स्ट फेज़ में नहीं जा पाती है। या फिर टीलोमेयर्स क्या होते हैं? टेलोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोज़ोम जो होता है उसके एंड पे क्या होता है? रेपिटेटिव कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, टेलोमर्स। और ये जो होते हैं ये कुछ प्रोटीन कैप बनाने में मदद करते हैं। और ये जो प्रोटीन कैप क्या करते हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो क्रोमोज़ोम का जो बाकी सेगमेंट है इसको ये बचा लेता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जीन होंगे जो कुछ प्रोटीन बनाएंगे जिससे सेल नॉर्मल जो है अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करेगी। लेकिन अगर ये सेगमेंट क्रोमोज़ोम का लॉस हो गया, टूट के निकल गया, तो वो क्या होंगे? अब ये जो अंदर वाला जो सेगमेंट है ये क्या होंगे? बचेंगे नहीं, जिसकी वजह से गलत क्या कह लीजिए, मीन्स कि जो जीन है फिर वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें म्यूटेशन हो सकता है, वो स्ट्रेस में आ सकते हैं तो बच नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में भी कॉन्सेंट्रेशन P53 का बढ़ जाएगा। हाइपोक्सिया में क्या होता है? जब
कोई भी सेल है जब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी वो स्ट्रेस में आता है। उस कंडीशन में भी P53 प्रोटीन क्या करती है, मदद करती है, सेल को बचाती है आगे के साइकिल जाने में, या फिर वो वहीं पे उसको क्या करेगी, ख़त्म कर देगी। मुसीबत बढ़े इससे अच्छा है वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए अगर उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है तो। ऑस्मोटिक स्ट्रेस और या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है और उसमें अगर स्ट्रेस आता है, और वो स्ट्रेस किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, केमिकल का स्ट्रेस होता है या फिर रेस का स्ट्रेस आ सकता है, मे बी हीट का आ सकता है, टेम्परेचर का आ सकता है। सेल को अगर कोई भी स्ट्रेस मिलता है तो उस स्ट्रेस में क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन बनती है, तो वो कुछ फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना देंगे सेल में जो कि सेल को और डैमेज करेगी, उनकी मेम्ब्रेन को और डैमेज करेगी। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये जाके जो भी कुछ बनाएंगे स्ट्रेस के टाइम में सेल बनाएगी, वो जाके दूसरे को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, जुड़ जाएंगे, फिर गलत चीज़ें बनाएंगे जिसकी वजह से कि और भी टॉक्सिसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा जाता है गलत केमिकल्स खाने से बचिए, एक्स रेज से या किसी भी तरह की रेज से बचिए, ज़्यादा टेम्परेचर भी ना झेलिए, ज़्यादा चिलिंग भी नहीं रहे, मतलब सेल को स्ट्रेस से बढ़ाइए, और उसी स्ट्रेस में एक चिंता भी स्ट्रेस आती है जिससे आपको बचना है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, जब भी सेल को कोई भी स्ट्रेस मिलता है तो उस कंडीशन में P53 प्रोटीन क्या होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। एक और टाइम है जब बढ़ जाएगा, जब मिक जीन जो होती हैं इनका जब ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, उस टाइम में भी P53 क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो नॉर्मली तो P53 नहीं बढ़ रहा है, आपने जाना, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में बढ़ रहा है। अब इस सर्कमस्टांसेस में तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन क्या मतलब आगे क्या होगा, P53 क्या करेगा उसके बाद में, P53 ये करेगा कि सेल क्या करेगा, वो सेल को अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। यानी कि एक सेल जो सेल बन रही थी उनको दूसरे में नहीं जाने देगा, वहीं अरेस्ट कर लेगा, या तो सेनिसेंस हो जाएगा। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है कि जो स्वाभाविक सेल की जो एक अपना तरीका होता है कि उसको ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो P53 प्रमोट करता है कि उसमें सेनिसेंस आ जाए, मीन्स ख़त्म हो जाए। नहीं तो वो एक सेल, दो, तीन, चार, बहुत सारे, जब तीन नहीं, दो और फिर चार, इस तरह करके बहुत सारे गलत सेल बनाने लगेंगे। उससे अच्छा है कि यही सेल ना रहे, जिससे कि ये इतनी सारी सेल हो पाएँ, ठीक है। तो सेनिसेंस को प्रमोट करेगा या एपोप्टोसिस करेगा। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है, प्रोग्राम्ड होती है। तो प्रोग्राम्ड में क्या होती है, प्रोग्राम सेल यानी कि उसको क्या करते हैं, सेल को प्रोग्रामिंग होती है कि सेल को कुछ जीन होंगे जो कि प्रमोट करेंगे सेल को मरने में, ठीक है। जैसे नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस में जो सेल का जो कंटेंट होता है वो डिग्रेड होके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आता है और फिर वो फिल्टर होके बाहर जाता है। तो एपोप्टोसिस भी हो सकता है। तो ये तीन तरीके हैं कि P53 क्या करती है, बचाती है सेल को कैंसर का रूप धारण करने में, ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ फिगर के हेल्प से कि ये किस तरीके से काम करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मिक है, जो एक्सेसिव जब मिक का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि एक ARF भी बनता है। ये ARF को जो प्रमोशन हो गया बनने का, ये क्या करते हैं, ARF क्या करते हैं, ये MDM2 को क्या करते हैं, इनको इनएक्टिवेट करते हैं। यूजुअली क्या होता है, MDM एक्टिवेट जब ये एक्टिव होता है तो P53 को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब मिक का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है तो उस टाइम ARF क्या करता है, इसको आके इनएक्टिव कर देगा, और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो P53 क्या करेगा, डिग्रेड कर पाएगा नहीं, डिग्रेड होगा, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, तब स्टेबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेगा या एपोप्टोसिस कर देगा, ठीक है। मीन्स कि वो आगे सेल को और भी उनका मल्टीप्लिकेशन, प्लोरिफरेशन नहीं होने देगा। तो इस तरीके से एक्सेसिव मिक प्रोडक्शन ये क्या शो करेगा कि इसका भी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि ये मिक प्रोडक्शन जब होगा तो P53 एक्टिव हो जाएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा हुआ है, 2 सेक्शन बनाया हुआ है, एक अनडैमेज्ड सेल को लेके और एक मैंने बनाया डैमेज्ड। यानी अनडैमेज सेल में क्या होगा, P53 अनस्टेबल होगा, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। क्यों? क्योंकि MDM2 प्रोटीन के साथ वो इंटरेक्ट करता है, जो कि क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा P53 को। ये तो हो गया आपका जब नॉर्मल कंडीशन में, जब सेल डैमेज नहीं होती है। जब डैमेज हो जाती है सेल, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, P53 का फॉस्फोराइलेशन होता है। वो क्या करेंगे, MDM के साथ में इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो MDM जो 2 है इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब इनका डिग्रेडेशन कम हो जाएगा P53 का, तो P53 का कॉन्सेंट्रेशन फाइनली क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और ये P53 फर्दर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जीन के ट्रांसक्रिप्शन में। किस? P21 के जीन के जो जीन है उनके ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे। और ये जो P21 जीन है ये क्या है, CDK इनिबिटर प्रोटीन है, जो कि सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेता है। G1S जो फेज़ होता है वहाँ पे ये अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डैमेज जो सेल होती हैं वो किस तरीके से इसमें P53 एक्टिव हो जाता है। अब हम थोड़ा और एक और फिगर से और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको एक फैक्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये DNA है, DNA डैमेज हो गया। कैसे हो गया? एक्सरेज पढ़ गई, एक्सरेज पढ़ी तो सबसे पहले क्या होगा, ATM ATR काइनेज जो है ये एक्टिव हो जाते हैं, ये प्रोटीन काइनेज। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेक्सिया। ठीक है, अटेक्सिया होता है, और होता है टी जी एक्टेसिया करके होता है। ठीक है, SIA करके। तो ये जो होते हैं ये, और ये जो M है इसका यहीं पे लिख लीजिए म्यूटेड हो गया। ठीक है, तो अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया म्यूटेटेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो ATM है जब भी एक्सरेज पड़ती हैं, जब एक्सरेज से डैमेज होता है DNA, तो सबसे पहले कौन आता है, यही ATM आते हैं। ये याद रहे, ये पूछ लेता है कि ये ATM हैं क्या, कब आते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और 1 2 3 में ATM को भी लिख देगा और पूछेगा करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, एक्सरेज के आने के बाद। और इनसे जो डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जब ये ATM काम नहीं करता है, जब इनमें म्यूटेशन आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। ठीक है, वो जो डिफेक्ट होता है ATM में आ जाता है। ATM क्या करेगा, CHK1 CHK2 काइनेज का एक्टिवेशन करेगा, और P53 का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। जब भी P53 फॉस्फोराइलेट होगा तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, P21 जीन, ये जो यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है, इनको आके ये रेगुलेट करता है। इनके रेगुलेटरी रीजन को कौन, P53 बाइंड करता है। P21 जीन के रेगुलेटरी जो रीज़न है, इनको आके यहाँ पर P53 बाइंड कर जाता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन से आपको पता है क्या बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा। और ये मैसेंजर RNA का फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनाएंगी, जिसको बोल रहे हैं हम लोग CDK इनिबिटर प्रोटीन। और ये फिर फर्दर क्या करेंगे, इनएक्टिव कर देते हैं किसको, G1SCDK या SCDK कॉम्प्लेक्स एक बना लेते हैं P21 के साथ। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वहीं पे सेल अरेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि P53 अच्छा है, ये इसका होना अच्छा है कि ये कैंसर का कंडीशन बनने नहीं देती हैं। इनमें कोई गड़बड़ी आ गई तो कैंसर की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे और भी जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि कैंसर होने से बचाते हैं सेल को। ठीक है, तो आपको एक P53 के बारे में, P21 के बारे में, MYC-MYC के बारे में और ATM, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको भूलना नहीं है। जहाँ जहाँ कैंसर होगा वहाँ वहाँ आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।